नमस्कार दोस्तों, हैप्पी वीकेंड। कैसे हैं आप सब लोग? कल के दिन तो छुट्टी थी। आई होप सबकी छुट्टी बहुत अच्छी रही और एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया इस बार तो, पर मैंने नहीं अपना एक्सटेंडेड वीकेंड लिया। आई एम मेकिंग अनदर वीडियो टुडे वंस अगेन। तो प्रोटीन एंड एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है, ये बताया था। दो चीजें होती हैं, क्वाशक्वर होता है, मेरास्मस होता है। क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, है ना? किस तरीके से वो बच्चे प्रेजेंट करते हैं, कौन सी एज ग्रुप में होता है। ये तो पता ही है कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, यानी कि प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है एंड एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की भी डेफिशिएंसी है। तो आज बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, है ना? कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनके तहत ये बीमारी ज्यादा होती है और लगभग कितने प्रतिशत होती है और कैसे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल बनाऊंगी, ठीक है? तो इसके क्या कॉजेज हैं? आप सोसाइटी में अगर नजर घुमाकर देखो तो आपको दिखेगा कि गरीब बच्चे जो हैं ज्यादातर वो कितने मैल नरिश नजर आते हैं एज कंपेयर टू हाई इनकम वाले जो सोसाइटी के लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। देखिए, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोगों में हम ज्यादातर इस बीमारी को देखा जाता है, यानी कि पॉवर्टी, गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो अर्बन स्लम्स में बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों में ज्यादातर इस तरीके की प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि उनको पूरी तरीके से खाना नहीं मिल पाता। जिसके माँ बाप 2 वक्त का खाना जिनको पूरी तरह नसीब नहीं होता, तो वो कहाँ से न्यूट्रिशियस डाइट अपने बच्चों के लिए बना पाएंगे। यानी कि जो ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी कोई जिनकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों में ज्यादातर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन पाया जाता है। इन घरों में गरीबी भी है, बीमारियां भी ज्यादा हैं, हाइजीन भी नहीं है और इनकी फैमिलीज भी बहुत बड़ी हैं। यानी कि इनकी ऐसे लोगों में ज्यादा देखा गया है कि सिबलिंग्स भी ज्यादा हैं, फैमिली बहुत बड़ी है। तो पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज इज मदर्स मैलन्यूट्रिशन। जो प्रेग्नेंट माँ खुद माल नरिश्ड है, वो कैसे एक नॉर्मल हेल्दी नरिश्ड बच्चे को पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अगर मदर के न्यूट्रिशन में इतनी कमियां हैं तो एक हेल्दी बच्चा पैदा हो पाना नहीं पॉसिबल है। जो पुअर फैमिलीज हैं उनमें देखा गया, तो क्या होता है कि जो माल नरिश्ड मदर है उससे जो बच्चा पैदा होगा वो लो बर्थ वेट बेबी होगा। यानी कि उसका जो बर्थ वेट है, नॉर्मली जो बर्थ वेट का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जन्म के समय पर उसका वजन कितना होना चाहिए? उसका वजन 3.2 to 3.3 kg होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि जिन बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम होता है उनको हम लो बर्थ वेट बेबीज में कैटेगराइज करते हैं। तो अब जो माल नरिश्ड मदर्स हैं, जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, जिनको एक्स्ट्रा मील जो मिलना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान जो वो नहीं मिल पाता, तो ऐसी माएँ जो हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज को जन्म देती हैं।
लो बर्थ वेट बेबीज ही आगे जाके ज्यादातर यही बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली बीमारी से ग्रसित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि LBW लीड्स टू PEM, यानी कि लो बर्थ वेट कम वजन वाले बच्चे ही जाके इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ऐसा आंकड़ों में देखा गया है कि 100 में से 30 से 35 बच्चे जो लो बर्थ वेट हैं, 100 में से 30 से 35 बच्चे लो बर्थ वेट पैदा होते हैं पुअर फैमिलीज में। वेयर जिन फैमिलीज में हेल्दी फूड और अच्छा खाना मिल रहा है एंड वो जो मदर्स हैं दे आर नॉट दैट malnourished, उन फैमिलीज में 100 में से 8 बच्चों में फिर लो बर्थ वेट देखा गया है। लो बर्थ वेट से PEM आता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ वो पैदाइशी ही और शी इज वो एक हैंडीकैप में ऑलरेडी चला गया पैदा होते, है ना। इस तरीके की बीमारी उसको क्योंकि हो सकती है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, inadequate feeding of the child और faulty feeding of the child। देखिए ये देखा जाता है कि breast milk is the best source of feed for a child for 6 months। exclusively 6 महीने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बहुत आवश्यक है। एक्सक्लूसिव से मतलब है कि पानी भी देने की जरूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क should be given to the child till 6 months of age। जो माए malnourished हैं, जो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करती, जो लैक्टेशन के टाइम पे खुद ही अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, वो उतना दूध बच्चे को दे भी नहीं पाती, इसके चलते भी बच्चा malnourished होता है। दूसरी चीज ये है कि 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका सिर्फ माँ के दूध से पेट भर नहीं पाता। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है दैट इज गिवन अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीड, उसको भी ब्रेस्ट फीड के साथ साथ अगले 2 साल तक देना ही चाहिए। तो लेकिन हमारे देश में कॉम्प्लीमेंट्री फीड का जो मतलब है वो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐसा होना चाहिए। तो होता क्या है, इंडियन कम्युनिटीज में जो घर में खाना बन रहा है, दाल हुई, चावल हुई, रोटी हुई, यानी कि सीरियल्स और पल्सेस वाली जो डाइट है वही आप बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। ये होता है कि जो बच्चा है वो इतना खाना एक टाइम पे नहीं खा पाता, इस तरीके का खाना, क्योंकि ये खाना उसको बहुत बल्की लगता है और इसलिए उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। और हम क्या गलती करते हैं, यानी कि माएँ क्या गलती करती हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में मील पैटर्न क्या है, 3 टाइम का मेन मील लिया जाता है। आप उसी तरीके से आप बच्चे को भी 3 टाइम खाना दे रहे हो, बच्चा पूरी तरीके से खाना खा नहीं पा रहा, बहुत स्मॉल अमाउंट खा रहा है क्योंकि वो खाना उसके लिए बल्की है, ठीक है। तो आपने वो स्मॉल अमाउंट उसको 3 बार दिया, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी ही नहीं हुई, तो क्या हुआ, बच्चा फिर malnourished हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बात है। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में यानी कि मदर्स में ये इग्नोरेंस है, मैं इसको इग्नोरेंस कहूंगी, क्योंकि गुड सोसाइटीज में या हाई क्लास सोसाइटीज में भी कहीं ना कहीं ये बात देखी जाती है कि उनको ये नहीं मालूम कि बच्चे को भी फूड की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा चाहिए। उनको लगता है पेरेंट्स ने तो अच्छे से खाना खा लिया, उनको लगता है तो बच्चा इसको बस इतना ही चाहिए, तो ये गलत है। उसकी भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी ज्यादा होनी जरूरी है, ठीक है। एंड अ चाइल्ड शुड बी फेड फ्रीक्वेंट मील्स। बच्चे को 3 मील नहीं देने चाहिए, बच्चे को 5 से 6 मील दो, और वो मील इतने बल्कि नहीं रहे कि हर टाइम उस मील में कोई सीरियल या दाल ही हो, सीरियल या पल्सेस भी हो, उसको एक फ्रूट मील सेपरेट हो, उसको दूध दिया जाए वो एक सेपरेट मील हो, उसको नट्स दिए जाए दूध के साथ वो एक सेपरेट मील हो, फिर ये जो छोटा छोटा जो है सीरियल्स और पल्सेस वाला या ग्रीन वेजीज वाला ये मील दिया जाए। इस तरीके से एक छोटे बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको 5 to 6 मील्स आपको देने ही चाहिए।
तो ये नहीं दिया जाता, ये फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज फॉर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। फिर एक चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है इन्फेक्शंस एंड पुअर हाइजीन। अब जो ये गरीब लोग हैं इनका कोई हाइजीन सेंस नहीं है, यानी कि जो अच्छी हाइजीन नहीं है तो क्या होगा, बच्चे का पेट खराब हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, इतना पानी उसके शरीर से निकल रहा है, या उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उसके इन्फेक्शंस हो गए हैं और एक गलत नॉर्म चलता जाता है, बच्चा उल्टी कर रहा है या दस्त हो रहे हैं, तो क्या होगा, उसके खाने को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो या बहुत गलत कर रहे हो। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द फूड फॉर द चाइल्ड, चाहे उसको कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको खाना जो उसको चाहिए, जो वो मांगता है, जो उसको देना चाहिए, वो डाइट उसको पूरी देनी ही है आपको, अलॉन्ग विद द फ्लूइड्स ऑल्सो, क्योंकि वो डिहाइड्रेट ना हो सके। तो जब ये सब चीजें भी होती हैं, जब इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पहले मीजल्स भी हो जाते थे इन बच्चों में, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें उसको मैल नरिश कर रहे हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप मदर का न्यूट्रिशन अच्छा करोगे। मान के चलिए दोस्तों, ये एक थंब रूल है, एक प्रेग्नेंट लेडी को उसको एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। तो थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि जो एक मील है ना, प्रॉपर जो एक मील है वो ऐड ऑन कर दो, यानी कि जितना भी वो खाती है प्लस 1 मोर मील शुड बी एडेड टू हर डाइट। ये एक थंब रूल है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने जो चला रखी है, वो क्या करते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट के 3 महीने में, वो एक्स्ट्रा फीड्स जो है, वो सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है, वो हम उन मदर्स को, प्रेग्नेंट माओं को वो खाना मुहैया करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो और वो माल नरिश ना हो। तो कहने का मतलब है कि मदर का न्यूट्रिशन अच्छा करोगे तो आने वाले बच्चे का न्यूट्रिशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो अर्बन स्लम्स में बैठी है ना मदर्स, इनको समझ नहीं है, ये क्या करती है, जो कमर्शियल मिल्क पाउडर्स मिलते हैं वो घोला दूध की बोतल में डाला, बच्चे को दे दिया। दूध की बोतल बच्चे को देनी इतनी सेफ नहीं है, बहुत अनहाइजीनिक भी होती है, क्योंकि निप्पल के ऊपर, उस निप्पल के ऊपर, दूध की बोतल की निप्पल के ऊपर कभी मक्खी घूम रही है, वो बॉटल स्टरलाइज नहीं ठीक से हुई है ना। और दूसरी चीज है कि दूध की बोतल पीने से बच्चा हवा बहुत सक करता है, हवा भी सक करेगा तो उससे भी उसको परेशानी होगी। तो कहने का मतलब है कि इन मदर्स को थोड़ी एजुकेशन देनी भी जरूरी है, उनको हाइजीन के बारे में समझाना भी बहुत जरूरी है। और वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल शुड बी अवॉइडेड, रादर चाहे आप बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिला लीजिए, वो ज्यादा बेहतर एक एक्ट है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, मदर्स को ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे को 5-6 मील चाहिए, 3 मील से उसकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो उतनी अमाउंट नहीं खा सकता जितनी कि हम बड़े अडल्ट्स ले सकते हैं। तो एक तो फॉल्टी फीडिंग ठीक कीजिए, ब्रेस्ट मिल्क उसको एक्सक्लूसिवली दीजिए ही दीजिए, और हाइजीन का ध्यान रखिए, और उनकी हाइजीन का ध्यान, ताकि उनको डायरिया और ये सब ना हो सके। क्योंकि जो बच्चों को क्वाशियरकॉर होता है ना, देखा जाता है पहले उनको डायरिया हुआ होता है, डायरिया के बाद उनको ये क्वाशियरकॉर होता है, या जब तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं चालू हुआ था, ऐसे बच्चों में पाया जाता था कि पहले मीजल्स हुए, मीजल्स के बाद क्वाशियरकॉर हुआ। तो मदर का न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट मिल्क, फॉल्टी फीडिंग हैबिट्स, बच्चे को उसका प्रॉपर खाना, यानी कि उसके भी मील में पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और दूसरी, उसको इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और उसको ये माल नरिश बीमारियां ना हो सके। तो आई थिंक
ये बातें समझ में आई होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर इन पर ध्यान रखा जाएगा तो हमारे देश में प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से होने वाली बच्चों की इन्फेंट डेथ्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, मॉर्बिडिटी भी कम होगी। वो बच्चा हैंडीकैप नहीं होगा, वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको समझिए, क्वाइट इंफॉर्मेटिव, इसको सुनिए और अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।